छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन भी दोनों राज्यों में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इंदौर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पन्ना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सौसर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमला, बैरसिया और भोपाल में, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने दतिया और सीधी में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बरही, सरेखा, लालबर्रा और जामई में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर चांपा में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बलौदा बाजार और बेमतरा में चुनावी सभा की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में रोड शो किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों के प्रचार के बाद अब जनता की बारी है कि वो किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके समर्थन में मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सारे दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और क्या रहा आखिरी दिन और क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो संवाददाता। हमारे साथ दतिया से जुड़ चुके हैं नीरज सिंह। दतिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका है, चंबल इलाका है, वहाँ का एक शहर है। वहाँ से दतिया से नीरज सिंह हमारे साथ हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता धीरज कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल धीरज मेरा आपसे है कि आप जिस दतिया में हैं वो चंबल का एक महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है और चंबल जो इलाका है वो सिंधिया का गढ़ रहा है एक लंबे समय तक। और ऐसे में आज जब प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत हमला बोला है, ना केवल उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया बल्कि उनको ये भी कह दिया उनकी बगावत को कि एक तरह से गद्दारी का नाम दे दिया है, तो इससे जो चंबल इलाका है इस पर क्या असर होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल चंबल की अगर धरती की बात करें प्रखर, आप भी इसी इलाके से आते हैं और ये एक ऐसी धरती है जो अपने बगावती रुख के लिए जानी जाती है। आप देखें 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जब यहाँ से चुनाव लड़ा था और उस समय जो सिंधिया हैं वो उनके साथ थे और यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल करी थी। 34 सीटें यहाँ से आती हैं और 34 में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, जबकि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 बीएसपी के पास थी और 1 निर्दलीय था। इस बार दिक्कत यह है कि पहले कांग्रेस खेमे में थे सिंधिया, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब 15 उनके जो समर्थक हैं वो चुनावी मैदान में। तो सिंधिया की भी एक तरीके से राजनीतिक जो इज्जत है वो दाग पर लगी हुई है। दूसरा, आपका राजनीतिक करियर या राजनीतिक कद आपका कैसा भी हो, लेकिन जब व्यक्तिगत हमले किसी के ऊपर होते हैं, आप देखें कि जो ग्वालियर इलाका है, चंबल इलाका है, मुरैना है, भिंड है, शिवपुरी है, अशोकनगर, ये इलाके ऐसे हैं जहां राजघराने की काफ़ी इज्जत रही है और अगर व्यक्तिगत हमला होता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या सिंधिया ने 2018 में जो मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए की थी, क्या उसी तरह के परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिंधिया ला पाते हैं? ये राजनीतिक जो कह सकते हैं कि ताकत, उसका भी परीक्षण है। जी धीरज, आप रायपुर से और अभी थोड़ी देर पहले आपकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक मुलाकात हुई थी और जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस बार
कांग्रेस जो है बहुमत में आएगी। खास बात यह है कि जब चुनाव शुरू होने वाला था छत्तीसगढ़ का, तब भूपेश बघेल बार बार ये बात कह रहे थे कि अब की बार 75 के पार, लेकिन अब सिर्फ बहुमत की बात कर रहे हैं। तो दावे में वो जो नया दावा है इसमें कितना दम नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। अब से मैं कुछ ही देर के बाद जबकि चुनाव का शोर थमा दुर्ग जिले में, तो हमारी मुलाकात भूपेश बघेल जी से हुई और मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताएं, अब तो चुनाव का शोर थम चुका है, अब क्या स्थिति है और आपके जो दावे हैं उन दावों में कितना दम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी सरकार बन रही है, मेजोरिटी में आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पलटवार करके जो बातें आपने कही, मैंने उनसे पूछा कि पहले तो आप कह रहे थे कि भूपेश की सरकार 75 के पार जा रही है, तो और अभी आप कह रहे हैं कि अभी हम सरकार बना रहे हैं, तो दोनों बातों में अंतर है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रचार अभियान चला है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, उससे लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस का जो चुनाव समीकरण है वो थोड़ा जरूर पिछड़ा है। हालांकि शुरुआती दौर की जब बात थी तो शुरुआती दौर में मैं आपको एक मिनट रोकूंगा धीरज, क्या ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है कि कांग्रेस का जो है राजनीतिक समीकरण थोड़ा पिछड़ा है? धीरज जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे हमें जिक्र किया, हमें इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो पूरी की पूरी भाजपा की जो टीम थी वो भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूम रही थी और उस पे भूपेश बघेल पे आक्रामक बने हुए थे। उससे जो बाद के रुझानों में ऐसा लगा है कि जो भाजपा जो है वो अपना चुनाव समीकरण को ठीक करने में कामयाब हुई है। हालांकि भूपेश बघेल मंझे हुए राजनेता हैं, इस राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। बातों बातों में वो अपनी बातों को टाल गए कि देखिए अब तो चुनाव प्रचार थम गया है, अब जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में जो ये चुनाव जाएगा। हालांकि उनके चेहरे पे आज ये झलक रहा था। मैंने एक और सवाल उनसे पूछा जो कि बहुत जो यहाँ के आसपास के लोगों में, आसपास के पत्रकार जिसकी अक्सर चर्चा करते हैं कि अब जो भूपेश चिड़चिड़े हो गए हैं। अमूमन आम तौर पर पत्रकारों से मुस्कुराकर बात करने वाले लोग भूपेश, दूर से ही आपका अभिवादन करने वाले भूपेश, जब उनके पत्रकार करीब जाते हैं और कुछ सवाल करते हैं तो लगता है कि भूपेश चिड़चिड़े से नजर आ रहे हैं और भूपेश एक तरीके से आक्रामक अंदाज में बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बातें मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आखिर क्या है जी। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि देखिए, चुनावी का जो प्रेशर होता है और इतने दिनों से जो चुनाव का चल निश्चित तौर पर धीरज, जो आपने जो इंटरव्यू लिया है मुख्यमंत्री बघेल का, वो बहुत दिलचस्प होगा। वो इंटरव्यू उसको जल्दी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो आत्मविश्वास चुनाव के पहले उनका नजर आ रहा था वो आत्मविश्वास अब दिखता नजर आ रहा है। हमारे साथ दतिया से नीरज सिंह जी भी हैं। नीरज, कल आप मालवा इलाके में थे, आप खंडवा भी गए और आपने प्रधानमंत्री का रोड शो भी कवर किया और मालवा के बारे में कहते हैं कि मालवा से ही जो है भोपाल की सत्ता का रास्ता जाता है। तो ऐसे में मालवा के समीकरण क्या कह रहे हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए, बिल्कुल सत्ता का रास्ता जाता है, क्योंकि आप देखें 66 सीटें हैं और 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 56 सीटें जीती थी यहाँ से। लेकिन 2018 के आप अगर परिणामों को देखें तो कांग्रेस पार्टी 35 के करीब सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीती थी। 9 से 35 हुई थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 56 से 28 हुई थी। अब प्रधानमंत्री का रोड शो और जिस तरीके से वहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ कर आए, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट मिला है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं और सीधे उनसे मिलना पसंद करते हैं, तो उसका जो फायदा है वो पार्टी को मिलेगा। और इसके अलावा कई सारी योजनाएं, हम जैसे लाडली बहना योजना की बात करें, ये ऐसी तमाम योजनाएं जिनका आने वाले समय में जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि लाडली बहना अगर योजना देखें तो 1 करोड़ 31 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको 1250 रुपये सीधे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनको आने वाले समय में 3000 रुपये दिए जाएंगे और उनको एक पक्का मकान दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गेम चेंजर हो सकती हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर कोशिश कर रही है। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए।